Hello, Hamza. Am I audible? Hamza, am I audible? Yes sir. Okay, okay. क्या चल रहा है एग्जाम्स का? चल रहे हैं? हो गए खत्म? नहीं सर, अभी 14 मार्च से शुरू होंगे। 14 से स्टार्ट होंगे। ओके, कब तक है? मेरा मतलब पीसीएम वालों का जो है 27 मार्च तक है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। मुझे लगता है यहाँ पे एग्जाम्स कुछ कुछ जगह स्टार्ट हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आज ना आए सब लोग। तो इन दैट केस है तो तुझे कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। क्योंकि आगे का तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे जब तक सारे यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं शायद। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। हमजा, तेरे को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो एग्जाम के लिए, पीएनसी तो देख हमारा बोर्ड लेवल पे तो पूरा फिनिश हो चुका है, मतलब सीबीएसई को। तो अगर तेरे को कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है एग्जाम के लिए तो तू बता सकता है मेरे को। मतलब अभी अगर कोई और नहीं है तो मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा जो तेरे को पढ़ना हो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तू पढ़ सकता है, मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी कंटिन्यू कर लेंगे, वट एवर सूट्स यू। सर मेरे पास एक मतलब डाउट वाला क्वेश्चन है, मुझे आपको बिल्कुल पूछना है। पूछ ले। सर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। इफ दीज ठीक, वर्ड्स वर रिटन as in dictionary, what will be the 49th word?
हमने पूरा परम्यूटेशन सीख लिया था ना, मतलब परम्यूटेशन में सर्कुलर परम्यूटेशन छोड़ के और तो सब हम कर चुके हैं, राइट? Yes, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का भी, आइडेंटिकल का भी, दोनों का। फिर गैप मेथड और बैंड मेथड भी पढ़ा हुआ है ना। yes sir. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम सब डिक्शनरी वाले क्वेश्चन होते हैं ये, जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमें डिक्शनरी बनानी होती है उन लेटर्स को यूज करते हुए, और रैंक निकालनी होती है वर्ड की। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द रैंक ऑफ द वर्ड इन अ डिक्शनरी। अब ये हम करते हैं, अभी सर्कुलर परम्यूटेशन आज हमें खत्म करना था, और सर्कुलर परम्यूटेशन के बाद हम ये टाइप का क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन हम यही करते हैं अगेन। तो चलो, अब हमें इसे परम्यूटेशन करना तो हमें इसके आता है। जब हम इसका परम्यूटेशन करेंगे और इसको डिक्शनरी में अरेंज करेंगे उन सारे वर्ड्स को, तो देख कुछ ऐसा होगा। डिक्शनरी में किस तरीके से वर्ड्स अरेंज होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। सो लेट्स से आई हैव ए जी ए आई एन। सबसे पहले तो मेरे को इनको फर्स्ट लेटर इनसे बना लेना चाहिए जो डिक्शनरी में बनेगा, विच वुड बी अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। पहला वर्ड ये बन रहा होगा, राइट? क्या तेरे को ये बात समझ आई? फर्स्ट वर्ड ये होगा इन लेटर्स को यूज करते हुए Yes sir. डिक्शनरी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हम उस पर चलते हैं। हम इसी में सिर्फ इसकी रैंक नहीं निकालेंगे, एक और वर्ड की रैंक निकालेंगे। ये तो काफी इजी है, तो थोड़ा हम सीखते हैं इसको रैंक निकालने के प्रोसेस को। तो ए जी आई एन बनेगा, और पहले क्या होगा कि ए फिक्स हो जाएगा अब इसमें। अब जितने आप इनसे बना सकते हो ना वर्ड्स, उतने बना दो। इनफैक्ट जो इससे नेक्स्ट वर्ड होगा ना, वो पता चला अच्छा क्या होगा, इससे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। डिक्शनरी में A के अरेंज बाद G करो। आएगा। बी तो है नहीं हमारे पास। नहीं सर, G। अच्छा जी आएगा। जी क्यों आएगा, रुक जा अभी। इसके बाद भी ना पहले ये वर्ड होगा, लास्ट से चेंज होना स्टार्ट होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, अगर तू ए के बाद जी लिख देगा तो फिर ये वाला वर्ड तो उससे पहले आना चाहिए था ना। देख, Yes sir. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जितना एंड तक आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक कर सकते हैं वो। तो सबसे इसके बाद नेक्स्ट ये बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर जी की जगह चेंज होगा, कुछ और आएगा, जो भी आई आएगा। तो ऐसे बन रहा होगा, देख पहले कुछ 5-6 मैं तुझे बना के दिखाता हूँ। ए जी आई एन। अब जी से ही जितने ए जी तक जितने बन सकते हो पहले उतने बना दो। आपने आई एन बनाया, फिर उसके बाद एन आई बना दिया, उसके बाद जी को चेंज करा। अब कोई और चॉइस नहीं है, देख आई और एन को हम आपस में एक्सचेंज कर चुके हैं, तो जी को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले आई डालना पड़ेगा वहां पे। ए आई जी एन, पहले ये बनेगा, उसके बाद ए आई एन जी, दूसरा ये बनेगा। अब आई के भी दोनों बना दिए, यानी कि इन दोनों को अरेंज कर दिया आपस में जितने भी कर सकते हैं। अब तीसरे प्लेस को फिर से बदला, इस पे लिखा एन। एन के बाद बन रहा होगा पहले जी आई, और फिर इससे देखता रहे, इससे पता चलेगा तुझे क्या क्या मुझे डालना है। ये पूरा तुझे ऑर्डर बता रहा है क्या करेक्ट ऑर्डर है। तो तूने देख इस पे एन चेंज करा, तो पहले जी रखा, उसके बाद आई रखा यहां से ही, उसके बाद फिर से इस पे एन रखा और आई करा और जी करा। अब एन से जितने वर्ड्स बना सकते हैं तूने उतने बना दिए। अब अगली बार तू जी भी रख के देख चुका है थर्ड पे, आई भी रख के देख चुका है, एन भी रख के देख चुका है। अब तेरे को ए चेंज करना पड़ेगा, ये इससे पहले वाला नया वर्ड बनाने के लिए, यानी कि इतने ही टोटल वर्ड्स ए से बन सकते थे, अब बनेंगे ए आई से, सॉरी ए जी से। और ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। क्या तेरे को ये बात समझ आई? Yes sir. ओके, तो सबसे पहले जब भी हमें किसी भी वर्ड की रैंक निकालनी हो तो हमें अगेन की रैंक निकालनी है, कि आपको आप अगर अगेन के सारे अगेन के लेटर्स को यूज करते हुए उन सब वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करोगे तो अगेन कौन से नंबर पे आ रहा होगा, हमें ये बताना है। अगेन के लिए मैं जैसे ही मेरे को कोई भी वर्ड मिलेगा तो मैं उसके पहले सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर पे पहुंचने की कोशिश करूंगा, यानी कि मेरा फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए। मैंने देखा कि मेरा जो वर्ड है ऑलरेडी उसमें फर्स्ट लेटर ऑलरेडी ए है, यानी कि अब मुझे दूसरा लेटर सेम करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा आगे वाला वर्ड क्या बन रहा होगा, जी आई एन। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे जी चाहिए, तो मैं ए से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो बना दूंगा। ए से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यानी कि इसके आगे के 3 लेटर्स का अरेंजमेंट विच इज 3 फैक्टोरियल। तो देख 6 ही बने हैं, इधर देख मैंने तुझे बना के भी दिखाए हैं 6 के 6, और बनने भी 6 चाहिए थे क्योंकि तुझे एक्चुअली तो इन 3 का ही अरेंजमेंट करना है अगर तू ए से टोटल वर्ड्स निकालना चाहता है तो।
उसके बाद नंबर आ जाएगा ए जी। अब बचेंगे आगे ए आई एन। ए आई एन को फिर से अरेंज करेगा, कितने प्लेसेस कितने तरीके से कर सकता है, 3 फैक्टोरियल तरीके से। यानी कि ए जी वाले वर्ड जो बन सकते हैं टोटल, वो 3 फैक्टोरियल बन सकते हैं। इनफैक्ट जो पहला ही वर्ड बनेगा ए जी वाला, वही अगेन होगा। यानी कि 7th रैंक होनी चाहिए थी। 6 टोटल वर्ड्स ए से बन चुके थे, ए जी का पहला ही वर्ड ए जी ए आई एन बनेगा। हो सकता है, अब मैं तुझे इसमें एक और दिखाता हूं। मान ले मुझे इसकी रैंक निकालनी होती, गानी, और मेरे को दिया गया है अगेन। चल इससे पहले ना मैं तुझे भी एक बार और सिखा दूं। एक नॉर्मल वर्ड लेते हैं पहले, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। लेट्स से मेरा ही नाम ले लेते हैं, चल प्राइम। हमें प्राइम की रैंक निकालनी है। मैंने वर्ड इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि इसमें 5 के 5 लेटर्स अलग अलग है। पहले अलग अलग लेटर्स के निकाल के देखते हैं, उसके बाद वापस इस पे जाएंगे। तो प्राइम में मैंने देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग अगर मैं वो इसको दूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहला वर्ड बनना चाहिए, सबसे पहले ई आएगा। ई बी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर। पहला वर्ड ये बनेगा अगर मैं इन 5 लेटर्स को यूज कर रहा हूं। मुझे चाहिए फर्स्ट प्लेस पे पी, मुझे प्राइम की रैंक चाहिए। तो मुझे फर्स्ट प्लेस पे पी चाहिए, पर पहले प्लेस पे पहली बार में आएगा ई। फिर दूसरी, पहले जितने ई से वर्ड बना सकते हो आपको उतने बनाने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरी बार आई आप प्लेस कर दोगे फर्स्ट प्लेस पे। आई से जितने वर्ड्स बन सकते हो फिर वो बनेंगे, फिर एन वाले वर्ड्स बनेंगे, तब कहीं जाके पी का नंबर आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टार्ट ऐसे करना चाहिए। आप फर्स्ट प्लेस पे ई फिक्स कर दीजिए। अब आप अगले 4 को अरेंज करिए। अगले 4 को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल विच इज 24। ई के बाद आई से टोटल वर्ड्स बन रहे होंगे। आई से भी फिर से अगले 4 अरेंज करने पड़ेंगे आपको। आई अगर आप फिक्स कर देंगे पहले प्लेस पे, तो आपके पास चॉइसेस होंगी ई एन पी आर। उनको आप देखेंगे अरेंज करके कितने बन सकते हैं, जो कि फिर से आएगा 4 फैक्टोरियल विच इज 24। आई के बाद आप एन के पास जाएंगे, 1 2 3 4, फिर से 4 फैक्टोरियल तरीके 24। और एन के बाद आप जाएंगे पी पे। जैसे ही आपको पहला लेटर मिल जाए तो हमसे रुक जाना। पहला लेटर मिलते ही मुझे प्राइम चाहिए, प्राइम वर्ड की रैंक निकालनी है जिसमें फर्स्ट लेटर है पी। मेरा फर्स्ट लेटर आया पी, तो मैंने पी पे मैं रुक गया, और पी पे रुकने के बाद मैंने इसको फिर से अरेंज करा। मैंने कहा कि पी से पहला लेटर कौन सा बन रहा होगा, सॉरी पी से पहला वर्ड कौन सा बन रहा होगा। तो मैंने पी को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, और अब जो बचे हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा। तो ई आई एन आर, यानी कि पी से पहले ये बन रहा होगा। अब पी से टोटल तो बनेंगे 24, 24 4 फैक्टोरियल, बट उन 24 में से ही मेरा कोई ना कोई प्राइम होगा, तो मुझे पी पे रुक जाना है। अब मैं अगले वाले प्लेस पे पहुंच जाऊंगा। मुझे इस पे क्या चाहिए, इस पे भी मेरे पास है ई, और मुझे चाहिए आर। तो पहले मैं पी ई के टोटल वर्ड्स देखूंगा विच इज 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6। फिर मैं पी आई के टोटल देखूंगा विच इज अगेन 3 फैक्टोरियल 6। फिर मैं पी एन के पास जाऊंगा विच इज अगेन 3 फैक्टोरियल 6। देन मेरे पास नंबर आएगा पी आर का। जैसे ही मुझे वो मिला लेटर अपने रेस्पेक्टिव प्लेस पे, जो भी मैं चाहता हूं रेस्पेक्टिव प्लेस पे, तो मैं फिर से लेटर बना के देखूंगा कि क्या बनेगा मेरा नेक्स्ट। पी आर ई आई एन, पी आर से पहला वर्ड ये बन रहा होगा। मुझे चाहिए दूसरे तीसरे प्लेस पे आई, अभी है ई। अब मैं यहां से इन्हें एक्सचेंज करना शुरू कर दूंगा। तो ये बनेंगे पहले 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा पी आर आई ई एन, पहला ये बनेगा, और नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा पी आर आई एन ई। ये रैंक होगी। पहले इसको ध्यान से समझ ले, और फिर पूछ ले इसमें जो भी क्वेश्चन है तेरे को कि कहां पे हमने क्या किया है। हर बार हमें इस तरीके से रैंक निकालनी पड़ेगी।
फिर तो लास्ट में सबको ऐड कर देना है। हाँ, लास्ट में सबको ऐड कर देंगे। ओके टोटल सर। कितने वर्ड्स हो चुके हैं, समझ आ गई बात? यस सर। चल हमजा की निकालते हैं। प्रोसेस तू बताएगा, लिखता मैं रहूंगा। सबसे पहला वर्ड क्या होना चाहिए हमजा के लेटर्स को यूज करते हुए? सर ए। ए। सेकंड भी ए। पहला वर्ड, सॉरी पूरा ये क्या, पूरा वर्ड बता पहला। ए ए सबसे एच पहले काम यही एम करना है, जेड। मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही रैंक का आपको उसे अरेंज कर लेना है प्रॉपर। ए ए एच एम जेड। ठीक है, हमें क्या चाहिए फर्स्ट प्लेस पे? एच। तो अभी तो पहले ए वाले टोटल बनाने पड़ेंगे मुझे, कितने बन सकते हैं? सर फोर फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। अब ए के बाद फिर से अगले वाले लेटर का नंबर आएगा, बट वो भी ए ही है ना? तो उससे तो यस जो भी सर। बनाएगा वो वही तो बनेंगे हमसे, जो पहले वाले ए से बने। यस सर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जो भी तूने ए रखा, अब तूने ए एच एम जेड यूज करते हुए कुछ बनाए। अब तू अगली बार अगर इस पे ए रखेगा फिर से, जो कि दूसरे प्लेस वाले का नंबर होना चाहिए, तो फिर से वही बन जाएंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे एच इसके बाद। समझ आई बात में क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है। अब एच मिल गया फर्स्ट प्लेस पे, जैसे ही एच मिला तुझे फर्स्ट प्लेस पे, पहले पूरा वर्ड बना ले। क्या बनना चाहिए फर्स्ट वर्ड एच से? एच ए ए एम जेड। एम जेड, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्लेस पे भी जो था वो मिल गया, और देख साथ साथ सेकंड वाले प्लेस का भी मिल गया जो चाहिए था। तो अब थर्ड वाले पे पहुंच जा। थर्ड वाले पे क्या है? ए। हमें क्या चाहिए? एम। तो पहले तो ए से देख ले कितने टोटल बनेंगे। थ्री फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। मतलब ये वाले ए तो दोनों फिक्स हो गए ना हम सब, पहले दो तो। अब इस वाले यस ए से सर। देखना है मैं कितना, क्योंकि इस वाले प्लेस को चेंज करना होगा ना। जिसको चेंज करना है उसके लिए देखते हैं, मतलब उससे आगे से। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। एक हो जाएगा ए एम जेड, एक हो जाएगा ए जेड एम। नेक्स्ट क्या आएगा? ये तो फिक्स है ही। एम ए जेड आएगा। एम ए जेड आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? एम जेड ए आ जाएगा। एम जेड ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी रैंक 24.28। चल एक थोड़ा टफ वाला करते हैं रैंक निकालने का। हम्म, सोचने दे मेरे को एक सेकंड। चल थोड़ा और टफ ही ले लेते हैं। हटा दूंगा इसको, बता दियो जब लिख ले। लिख लिया सर। चल हर्षमीत की रैंक निकालते हैं। दिस इज अ टफ वन, नॉट टफ वन, लेंदी वन। वर्ड्स भी वो, सॉरी लेटर्स भी ज्यादा है। स्टार्ट कर दे प्रोसीजर, बता मेरे को। पहले ए आएगा। ठीक है, डबल ई। मैं कट करते जा रहा हूँ उसको तो तुझे पता भी रहेगा। एच आई मीन डबल एच आएगा, फिर एस और एम एस टी। डबल एच है देख।
ये सर डबल एच फिर MSD। GHIJKLMNOPQRST हो गए ना। देख अब ये भी गिन ले कितने टोटल हो रहे हैं, 5 9 3 6 9, ठीक है 9 हो रहे हैं, राइट। अब बता, फर्स्ट प्लेस पे अभी क्या है, ए है, हमें क्या चाहिए चाहिए बता, फिर कैसे करेंगे शुरू। सर, ए से जो वर्ड बनेंगे वो 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे। अब इसमें ये ध्यान दे बस, समझा एक चीज, इसीलिए मैंने ये चेंज करा कि देख 2 ई भी तो आ रहे हैं और 2 एच भी तो आ रहे हैं, तो होंगे तो यस टोटल 8 सर। फैक्टोरियल, बट क्योंकि रिपीट भी हो रहे हैं, आइडेंटिकल भी हैं, तो उससे डिवाइड भी हो जाएगा, नहीं। यस सर। ठीक है, इसके बाद ई का नंबर आएगा। ई ए ई और फिर ठीक है, अब हमें तो चाहिए नहीं ना ई, तो उसका पूरा मत लिख, कोई दिक्कत नहीं, ई का पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हमें तो एच चाहिए, जब एच आ जाएगा तब हम पूरा लिख रहे होंगे, एक बार पहली बार लिखेंगे, फिर जब भी हमारा वर्ड, जो जब भी हमारा लेटर रेस्पेक्टिव प्लेस पे आता जाएगा तब हम पूरा वर्ड लिख के देख लेंगे बस एक बार। ई वाले में तो डायरेक्ट देख लिया, अब तुझे पता है टोटल 9 है, ई तूने फिक्स कर दिया, तो बचे 8। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और देख दूसरा 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा इस बार। यस सर, क्योंकि वो पहला वाला फिक्स हो गया उधर तो। हाँ, पहले वाला ई फिक्स हो चुका है, तो इसलिए एक ही ई बचा है बंदा। ठीक है, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट एच आएगा। एच आ जाएगा, तो एच आते ही अब लिख ले पूरा, HAEEHMRST, ये बनेगा पहला। तुझे चाहिए ए, देख ए भी है, बहुत ही अच्छी बात है तो, यानी कि अब ये दोनों तो हो गए फिक्स। अब बता अभी क्या करना चाहिए। तो फिर ई की जगह पे एच रख देंगे। तो पहले तो अभी ई वाले निकालने पड़ेंगे ना बेटा, पहले तो ई, सिर्फ ई के लिए कितने बन सकते हैं, यानी कि HAE से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, कोई रिपीट ही नहीं कर रहा, देख अंदर से ध्यान से देख, ये तो ई हमने फिक्स कर दिया ना यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए। यस सर, यस। तो HAE से हमारे जो टोटल बने वो बनेंगे सिर्फ 6 फैक्टोरियल। अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एच आएगा। एच आएगा। तो अगर HAH के देखें हम, तो वो बन जाएंगे फिर से 6 फैक्टोरियल। सर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा ना इस बार। यस, गुड। अब क्या आएगा, HAM आएगा। यस, फिर कितना हुआ, और फिर से 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यस, HAR, देख मिल गया पहला, HAR, इसके बाद यहीं रुक जाओ, फिर से लिख दिया पूरा। तो अब की बारी से एक आगे बढ़ा दिया, अब HARE फिक्स कर दिया, देखा कि अब इससे कितने बनेंगे, बता। 5 कितने बनेंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, फिर क्या होना चाहिए नेक्स्ट, तो फिर एच रख देंगे। बचे 5, 5 फैक्टोरियल बाय 2 2 फैक्टोरियल। यस, HAR, H हो चुका है, M आ गया, फिर से सेम, फिर HARS आ गया, जैसे ही S आया फिर से हमने आगे बढ़ा दिया, HARSEEHMT। मुझे HARS तो मिल चुका है, मैं HARSE के बनाऊंगा, मुझे चाहिए इस प्लेस पे H, जो कि नेक्स्ट टाइम में मिल जाएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और इसके बाद नेक्स्ट बन रहा होगा HARSHEEMT, which will be HARS
H हर्ष अच्छा नहीं गलती से दिस विल बी HARSHEEMT। मैंने ये ऐसे बढ़ा दिया, इससे बनेंगे 3 फैक्टोरियल HARSHE के बाद आएगा M और पहला ही वर्ड वो बनेगा जो मुझे चाहिए। टोटल काफी बड़ा सा आंसर होगा बट प्रोसीजर यही रहेगा मतलब। समझ आया रैंक निकालने का तरीका? यस सर। और बताओ, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। सर मतलब हर बार जो जब भी रैंक निकालनी होगी तो ऐसे ही लिख लिख के करना पड़ेगा पूरा? हाँ सही करना पड़ेगा। एक इसका शॉर्टकट भी होता है बट शॉर्टकट कुछ केसेस में फेल हो जाता है, तो मेहनत उसमें भी तेरे को उतनी लग जाती है। और उससे ज्यादा बेहतर ये है कि ये कभी फेल नहीं होगा, अगर तेरे को कॉन्सेप्ट समझ आता है तो हमेशा आंसर दे देगा। ये होगा आंसर। एक सेकंड। मुझे कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं सर, और तो कुछ नहीं पूछना है मुझे। पढ़ना चाहते हैं? पढ़ाई करें? कर बढ़ा लेते हैं देते सर। हैं थोड़ा सा टॉपिक आगे। और अगर यस पढ़ना सर। है एग्जाम्स के लिए ऐसा कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकता है। मतलब बता दे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, पढ़ लेते हैं अभी, मतलब ठीक है। इससे कुछ फायदा ही हो जाएगा बैठ के। सही बात है। और वही टॉपिक आगे कंटिन्यू करें या फिर कुछ और पढ़ना चाहता है वो भी बता सकता है, कि अगर तुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कुछ पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं।
एग्जाम अगर पॉइंट वही ऑफ व्यू टॉपिक से तो आगे अभी पढ़ने तो कुछ मतलब आगे कंटिन्यू कर लेंगे, अदरवाइज तू बता दे क्या पढ़ना है, तो पढ़ना। ये सब पीएनसी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है चलो। परम्यूटेशंस में हमने नॉर्मल परम्यूटेशन सारे सीख लिए। अब आता है एक सर्कुलर परम्यूटेशन। नॉर्मल परम्यूटेशन में तो हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं परम्यूटेशन के। मतलब दो तीन तरीके से मेरा मतलब कि एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हमें समझ आना चाहिए। एनपीआर से हो सकता है अगर सीट्स ज्यादा हैं या लोग ज्यादा हैं तो, और अगर सीट्स और लोग सेम है मतलब कि जितने प्लेसेस है उतनी प्लेसेस पे अरेंज करने हैं उतनी चीजें हैं, तो आप डायरेक्टली एन फैक्टोरियल से कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो जितने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, तो जितने जितने भी वो हैं उतने उतने से आप डिवाइड करते चले जाइए फैक्टोरियल से। इसके बाद सीखा था हमने गैप मेथड। गैप मेथड का काम है कि हर दो लोगों के बीच में गैप लेके आना। किसी भी दो लोगों के बीच में नहीं, हर दो लोगों के बीच में। नो टू ऑफ देम आर टुगेदर, नो टू ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स कभी भी एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे सबके सब। इसके लिए गैप मेथड लगाना सीखा था। गैप मेथड में हम ये करते थे कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे कोई कंडीशन नहीं होती थी पहले उन्हें रख दिया करते थे। उसके बाद जिनको गैप में डालना है उनके लिए गैप्स क्रिएट करते थे उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड, और गैप में जाके उन ऑब्जेक्ट्स को परम्यूटेट कर दिया करते थे। और जो ये अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं इनका डायरेक्टली फैक्टोरियल से अरेंजमेंट निकाल लेते थे। इसके अलावा था बैंड मेथड, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ रखने हो तो हम निकाल सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ रखने हो तो एज इन के चार ऑब्जेक्ट्स है, चारों के चारों एक साथ चाहिए, राइट। और एक चीज होती है चारों के चारों एक साथ नहीं चाहिए, और एक चीज होती है कोई भी दो एक साथ नहीं चाहिए। तो गैप मेथड कोई भी दो एक साथ नहीं होंगे इसके लिए लगता है। इसके लिए नहीं लगता कि चारों के चारों नहीं चाहिए। चारों के चारों एक साथ नहीं चाहिए का मतलब तीन साथ हो सकते हैं, बट हो सकता है मे बी फोर्थ वाला साथ ना हो। तो इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोला जा रहा है हमसे, राइट। और तब हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर परम्यूटेशंस पे। ये तो सारे के सारे लीनियर परम्यूटेशंस थे। लीनियर परम्यूटेशन मतलब कि जब भी मैं सीट पे बैठाने की अभी जो मैं बात कर रहा था वो सीट्स ऐसे सामने एक रो में रखी हुई होंगी। अगर यही सीट सर्कुलर अरेंजमेंट में रख दी जाए तो चीज थोड़ी सी बदल जाती है। बदल कैसे जाएगी और क्यों बदल रही है इसका मतलब समझाते हैं अभी। तो समझा। मैं तेरे को अभी ना एक वो दिखाने वाला हूँ अरेंजमेंट। चार लोगों को मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है। चार लोगों को मैंने एक सर्कुलर टेबल पे बैठाया। ये बड़े वाली सर्कुलर टेबल है जो है, जो ब्लू वाला सर्कल है वो हमारी कोई टेबल है। और या सॉरी या ऐसे देख ले कि चल अंदर कोई टेबल रखी हुई है, इसके बाहर चार सीट्स रखी हुई है, मैंने चारों को चार सीट्स दी हुई है। और अभी मैंने ये अरेंज करना स्टार्ट कैसे किया है कि मैंने ना ऊपर वाली जो सीट है वो P1 को दे रखी है। अभी इस बात का मतलब भी समझाऊंगा, थोड़ा इसे दिमाग में विजन भी बना ले। कोई रेस्टोरेंट की सीट है या कहीं भी चार लोग बैठे हुए हैं टेबल के अराउंड, और फिर इन चारों को देख मैंने ऊपर वाले P1 को बस फिक्स करा हुआ है। तो अगर मैं ऊपर वाले P1 को फिक्स करता हूं तो बेसिकली मैं इन तीनों को अरेंज कर सकता हूं। पहले मैंने P1 P2 को ऐसे ही रखा, तो P1 P2 को उनकी सीट्स पर रखा, P3 P4 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद सेकंड वाली सीट पे P3 को लेके आ गया, P3 को रखा। ये देख थर्ड और फिफ्थ वाले में दोनों बार P3 को रखा होगा सेकंड सीट पे, और सेकंड और फोर्थ को आपस में एक्सचेंज करके देख लिया। फिर फोर्थ और सिक्स्थ में मैंने सेकंड सीट पे P4 को रखा हुआ, और P2 P3 को आपस में एक्सचेंज कर लिया। 6 टोटल कॉम्बिनेशन बने। बट इन 6 के 6 में तूने ध्यान से देख कि P1 को मैंने एक ही जगह पे फिक्स रखा है। समझ आ गए सारे कॉम्बिनेशन, सॉरी सारे यस अरेंजमेंट्स। सर। ठीक है। अब तेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमने P1 को फिक्स क्यों करा।
P1 भी तो अब बदल सकता है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम ये है हमजा कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट होता है ना, तो उसकी एंडिंग और उसकी स्टार्टिंग नहीं होती कुछ। लीनियर अरेंजमेंट, एक रो में अगर मैंने कुछ चेयर्स रखे हुए हैं, तो रो के अंदर चेयर्स रखे हैं तो पता है मुझे कि फर्स्ट चेयर कौन सी होगी, लास्ट चेयर कौन सी है, क्योंकि एक तरफ से स्टार्टिंग है, एक तरफ पे एंडिंग है। किसी भी तरफ से देख लो आप, बट एक स्टार्टिंग और एक एंड होगा। सर्कल में ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग और एंड। और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई, अरेंजमेंट्स पहचान में नहीं आता। अभी तो इसको ऐसे देख रहा है, अब ऐसे सोच के कोई बैठा हुआ है 4 सीट्स पे, तो लोग तो उन्हें चारों में से किसी भी तरफ से अप्रोच कर सकते हैं ना। कोई यहां से देख रहा हो, एक सेकंड, कोई इधर से देख रहा हो या कोई इधर से देख रहा हो। इधर से कोई देख रहा होगा, हो सकता है वो P4 को फर्स्ट मान ले या P3 को फर्स्ट मान ले। वो जैसे घूम रहा है, ये तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो उसकी मर्जी है। उधर से कोई देख रहा होगा तो वो P1 को फर्स्ट मान सकता है। कोई फर्स्ट सेकंड लास्ट कुछ है नहीं। अब ये बात समझनी है। क्या तुझे समझ आ रही है बात प्रैक्टिकली, कि कोई भी इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा सब कुछ? यस सर। ठीक है। इसकी वजह से रेफरेंस सेट नहीं होता। रेफरेंस सेट का क्या मतलब है कि अब हमें पता नहीं चलेगा कि अरेंजमेंट बदला या नहीं बदला। कि ये लोग, अब मान लो आपने एक लाइन में बैठाए हुए लोग, तो कोई उठ के इधर जाएगा तो हम पहचान लेंगे एकदम। या फिर ऐसे समझ ले कि पड़ोसी बदल जाएंगे। तो जब भी नया अरेंजमेंट होता है, एक नया अरेंजमेंट मींस कि हमारे नेबर्स चेंज हुए। जैसे कि तू अभी देख ले, P1 P2 P3 P4 में जो पहली बार था, उसमें P1 के नेबर P4 P2 थे। और इनफैक्ट P4 था राइट हैंड साइड पे, P2 था लेफ्ट हैंड साइड पे। अगली वाले अरेंजमेंट में बदल जाएगा किसी ना किसी के तो नेबर। कम मिनिमम एक बंदे के तो बदलेंगे, बदलेंगे तो 2 के, और मिनिमम 1 के तो बदलेंगे। जैसे ही मिनिमम 1 के नेबर्स बदल जाए, या उनकी पोजीशनिंग भी बदल जाए कि एक पहले राइट हैंड साइड पे था, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे था, अब अगली बार वो लेफ्ट पे और दूसरा राइट पे हो गया, तो एक नया अरेंजमेंट बोला जाता है। ये एक डेफिनेशन है नए अरेंजमेंट की। नया अरेंजमेंट कैसे पता चलेगा हमें? ऐसे पता चलेगा कि हमारे आस पड़ोस वाले बदलेंगे तो हम नए अरेंजमेंट में आए। अगर नहीं बदल रहे तो फिर कैसे नया अरेंजमेंट है? तो इसके लिए मैंने ये पहले फिक्स करके रख दिया P1 रेफरेंस सेट करने के लिए। P1 को मैंने रेफरेंस सेट कर दिया कि ये रेफरेंस सेट हो गया, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। ऐसे किसी को भी कर सकता था तू। अब तू कोई भी एक नया अरेंजमेंट बना, चल P1 को फिक्स मत कर ऊपर। अब मैं ये चाहता हूँ तू P1 को ऊपर नहीं रखेगा, कहीं भी किसी को रख ले, P1 ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि P1 इसमें मैंने 6 के 6 में ऊपर रख के दिखाया है। जहां पे तू गए मैं वहां पे बैठा दूं और मैं तुझे दिखाऊंगा, देख वो उसी में से ही एक अरेंजमेंट होगा। ऊपर बता किसे बैठा हूं? तो P3 P3 राइट साइड, P1 P4 P4 ये ना इसी में से कोई सा एक अरेंजमेंट है। मैं बताऊं कौन सा? सिक्स अपने अरेंजमेंट को 90 डिग्री घुमा दे, रोटेट कर दे। देखता हूं मैं से किधर से भी सकते हैं। इसी अरेंजमेंट को 90 डिग्री अगर तू रोटेट करेगा, या फिर ऐसे देख ले, ऐसे देखेगा तो ये यही है जो अरेंजमेंट वहां रखा हुआ है। यस सर, और राइट क्यों साइड बोल से रहा हूं मैं दिखेगा सेम? तो क्योंकि ये। नेबर्स देख, P1 बैठा होगा तो P1 के राइट हैंड, P1 टेबल की तरफ मुंह करके अगर बैठा है तो P1 के राइट हैंड साइड पे P3 है, सिक्स्थ में भी वही है। लेफ्ट साइड पे P4 है, सिक्स्थ में भी वही है। P4 के राइट पे P1 है, वहां भी वही है। P4 के लेफ्ट पे P2 है, वहां भी वही है। नहीं कि सारे के सारे अरेंजमेंट्स बिल्कुल सेम है, कोई भी नेबर चेंज नहीं हो रहा। तो ये इसी में से एक अरेंजमेंट है। अगर तू ऊपर रेफरेंस सेट ना करता ना, तो ये घूमता रहता, रोटेट भी हो जाता। तू गिनता रहता इसको बार बार, एक ही अरेंजमेंट को कई कई बार गिन लेता, 4 बार गिन लेता, टू बी स्पेसिफिक। 4 तरीके से पोजीशन बदल के दिखाया जा सकता है इसको, क्योंकि 4 लोग हैं। समझ आई ये बात? यस सर। और इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई कि रेफरेंस सेट करना जरूरी है। अगर रेफरेंस सेट नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि बदला भी अरेंजमेंट की नहीं, राइट? यस सर। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हम अरेंजमेंट करते हैं सर्कुलर, तो हम एक बंदे को पहले फिक्स कर देते हैं। तो अगर मान ले टोटल n लोग हैं, तो n में से कोई भी एक बंदा फिक्स कर दिया जाता है, और बचे हुए n-1 का अरेंजमेंट करते हैं उसके अराउंड। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, एक मिनट, ये बना लिया तुम? पूरा बनाना है ये, 6 के 6 अरेंजमेंट्स बना लो।
और तू ध्यान से देखेगा ना, तो मैंने ये फर्स्ट फोर्थ सेकंड फिफ्थ पेयर्स भी ऐसे बनाए हुए हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बस। मतलब इन 6 में भी आधे क्लॉकवाइज हैं, आधे एंटी क्लॉकवाइज हैं। फर्स्ट और फोर्थ वाले में पोजीशनिंग वही है, P1 P2 P3 P4, बस इसमें P1 P2 P3 P4 ऐसे घूम के आ रही है क्लॉकवाइज, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है फोर्थ वाले में P1 P2 P3 P4। Same goes for sixth and same for third and sorry, same goes for second and fifth and same goes for third and sixth. Hamza, is it done? Yes, sir, done. तो अब आप ये लिख सकते हो सर्कुलर परम्यूटेशन की थ्योरी, और इसमें मैं आपको एक दो बातें और बताऊंगा, बट पहले तो लिखना स्टार्ट करो।
हाँ जी, लिख लिया सर। लास्ट वाला कौन सा? तो मैंने अभी तुझे बताया था कि देख आधे उसमें से क्लॉकवाइज होंगे, आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। टोटल हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक को कर देंगे फिक्स, बचे हुए को करेंगे अरेंज। और अगर इसमें से कुछ आइडेंटिकल है तो जो हम आइडेंटिकल के लिए करते आ रहे हैं वही करेंगे कि आइडेंटिकल वाले उसे के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। बस एक बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ बारी में कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं होते उनके लिए। अब वो सिचुएशन मैं तेरे को समझाऊंगा, जब तू लिख ले मेरे को तब बता। ओके, तो ये देख के थोड़ी देर वापस जरा उसको यार, जो मैंने अभी अरेंजमेंट्स बनाए थे, दो केसेस हैं एक्चुअली। अरेंजमेंट ऑफ बीड्स एक केस, और दूसरा केस है अरेंजमेंट्स ऑफ बीड्स इन अ नेकलेस, और दूसरा केस है फ्लावर्स को अरेंज करते हैं जब हम गार्लैंड के अंदर। तो इसमें हो क्या रहा होता है, नॉर्मली जैसे अब मान लीजिए टेबल पे बैठे हैं चार लोग, तो इनको हम देख एक ही तरफ से, मतलब आ तो किसी भी तरफ से सकते हैं, अप्रोच तो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। बट जब चल इसे छोड़, इसे ऐसे समझ, नेकलेस जो होता है, नेकलेस को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मतलब ऐसे तो देख ही सकते हैं कहीं से भी, बट ऐसे देख सकते हैं, एक आगे से और एक पीछे वाली साइड से। जब आगे से देखेंगे तो जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही होगी उसके ऑपोजिट साइड पहुंच के वही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। यानी कि बेसिकली टॉप व्यू और बॉटम व्यू की बात कर रहा हूं मैं। टॉप व्यू और बॉटम व्यू अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है, जब लोग टेबल पे बैठे हुए हैं तो हम बॉटम व्यू नहीं देखेंगे जाके, टॉप व्यू ही देख रहे होंगे बस। मतलब इस चीज को बॉटम व्यू देखा ही नहीं जाएगा यहाँ पे, कोई ऐसे घुस के नहीं जाएगा टेबल के अंदर से बैठने देखने के कितने इनके नए अरेंजमेंट्स है, बाहर से ही देख लेगा। बट जब नेकलेस है तो नेकलेस किधर भी साइड से आपको पास किया जा सकता है, तो आप दोनों तरफ से उसे देख सकते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। ऐसे ही सेम गार्लैंड का फ्लावर्स जो होते हैं गार्लैंड में, आप माला को ऐसे पहनाओ या पलट दो, दूसरी साइड से देख लो, इधर से देखो या दूसरी साइड से देखो, इसके इधर वाली साइड से, ऑपोजिट एंड्स जो है ये दोनों ऐसे। तो दोनों तरफ से देखेंगे तो एक तरफ से जो क्लॉकवाइज दिखता है दूसरी तरफ से वही एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। तो फ्लावर्स दो ही स्पेसिफिक केसेस हैं, बट अगर ऐसी कभी कंडीशन बनाई भी जाए कि जिसको हम दोनों तरफ से देख सकते हो, या फिर ऐसे देख ले कि टॉप व्यू और बॉटम व्यू दोनों देख सकते हो, तो उन सारी सिचुएशंस में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को डिफरेंट नहीं मानते, क्योंकि जो ऊपर वाली में क्लॉकवाइज दिख रहे होते हैं वही नीचे एंटी क्लॉकवाइज दिख जाते हैं। तो सेम अरेंजमेंट एज क्लॉकवाइज और एज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से बिहेव कर रहा होता है। बट जब लोग बैठे हुए हैं तब नहीं है एक तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि इसका सिर्फ टॉप व्यू अवेलेबल होगा आपको, या कोई भी नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट हो रहा है तो वो टॉप व्यू ही अवेलेबल होता है। बट इन दो केसेस में आपको टॉप और बॉटम दोनों होता है। तो जब आपसे अगर लेट्स से बोला जाए कि भाई 6 बीड्स है, 6 बीड्स को हमें नेकलेस में अरेंज करना है, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे? तो नॉर्मली होते 5 फैक्टोरियल, बट इस केस में 5 फैक्टोरियल नहीं होंगे, इस केस में जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि बीड्स को अरेंज कर रहे हैं नेकलेस में। तो नेकलेस के अंदर या फिर गार्लैंड के अंदर आप अरेंजमेंट्स करना चाहते हैं, सर्कुलर ही होगा बट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखने दोनों स्पेसिफिक केस।
चलो लिखो फिर प्रॉब्लम। एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं देख भी लूँ मेरे पास हो सकता है प्रॉब्लम। नहीं है, लिखो। द नंबर ऑफ वेज, the number of ways in which number of ways in which 7 persons can be arranged at a round table. Round table so that two particular persons क्वेश्चन ये है, 7 लोगों को राउंड टेबल में अरेंज करना है और ये भी बोला गया कि 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा एक साथ होने चाहिए। पहले ये वाली बात छोड़ दे, 2 पर्टिकुलर लोगों वाली लास्ट सेंटेंस। पहले मुझे बता 7 लोगों को अगर राउंड टेबल पर अरेंज करना होगा तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स? अगर 7 पर्सन है, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. 7 पर्सन है और हमें राउंड टेबल पर अरेंज करना है विदाउट एनी कंडीशन। टोटल अरेंजमेंट्स बता। 7 factorial. 6 फैक्टोरियल। मतलब 7 तो लीनियर अरेंजमेंट होगा उनका, 7 लोगों को 7 लीनियर अरेंजमेंट करना होता। अगर राउंड टेबल पे कर रहे हैं यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम सब, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा सर्कुलर अरेंजमेंट का। 7 लोग हैं तो एक को पहले फिक्स करेंगे, 6 लोगों को अरेंज करेंगे बस। तो डायरेक्टली कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल, बिना किसी कंडीशन के होता तो पहले लिख ले चलिए सारी चीजें। 7 persons at a round table प्रॉब्लम है थोड़ी सी। टोटल अरेंजमेंट्स हो जाते विदाउट एनी कंडीशन। सेवन माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल। बट कंडीशन लगी है कि 2 पर्टिकुलर लोग एक साथ रहने चाहिए। तो लेट्स से पर्सन से मेरे पास P1 P2 अप टू P7। वो चाहता है 2 लोग कोई पर्टिकुलर, कोई भी 2 होंगे, वो पता है हमें और वो कौन 2 है, वो दोनों एक साथ होने चाहिए। 2 पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है यानी कि आपको पता है कौन लोग है। तो लेट्स से वो P1 P2 है, मुझे नहीं पता कौन है, बट कोई भी 2 जो भी है उनको सेलेक्ट कर। तो बैंड मेथड भी लगाना पड़ेगा हमें, हमजा यहाँ पे, क्योंकि वो चाहता है Yes, 2 पर्टिकुलर लोग हमेशा एक साथ रहें, है ना। तो अब मुझे बैंड मेथड लगाते हुए इसका आंसर बता। चल लगा दिया बैंड, तो ये तो एक बन गया दोनों का। बचे कितने? 5. 5 बचे और 5 वो और एक ये, टोटल 6 हो गए ना। 7 थे अब 6 Yes, हो sir. गए। और 6 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करने के कितने तरीके? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल और साथ में P1 P2 का भी अरेंजमेंट पॉसिबल है।
तो इतना आंसर हो जाएगा 240। समझ आई बात? वही चीज करिए, बस एक नया फॉर्मूला लगा दिया सर्कुलर अरेंजमेंट का। ये टोटल हो जाना चाहिए। पूछ ले, कोई डाउट है तो। ये बात समझ आई? यस सर, समझ आ गई। चल एक क्वेश्चन और है फिर, पहले तो इसका आंसर दे। एन सीट्स है, एक सर्कुलर टेबल है, एन की एन सीट्स पे नंबर डाला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एन, नंबर्ड है सीट्स। The number of ways in which m persons can take seats, m लोग गए, जैसे कि 20 सीट थी, 10 लोग गए, यानी कि लोग कम है, सीट्स ज्यादा है। तो हमें बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ वेज से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर इसको अरेंज करना होता था लीनियर अरेंजमेंट में तो इसका आंसर एनसीआर हो जाता सीधा, एनसीएम हो जाता, सॉरी जो भी क्वेश्चन है एनसीएम उस केस में, क्योंकि एन सीट्स होती, एम लोगों को अरेंज करना है तो एनसीएम से कर देता हूं। बट इस बार ये सर्कुलर टेबल का अरेंजमेंट है और सर्कुलर टेबल में सीट्स नंबर्ड भी है। तो ये सारी कंडीशन समझते हुए मेरे को बता तेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। 2m और n की वैल्यू भी ले सकता है कोई 20 और 10, टेक n इज इक्वल्स टू 20 एंड m इज इक्वल्स टू 10। आप सॉल्व कर ले, अब देख ले, अब तो इसके कुछ आंसर देना चाहता हूँ।
मैं तेरे को 4 ऑप्शंस देता हूँ, इसमें से बता कौन सा होना चाहिए। हाँ जी, आया कुछ समझ? सर n-1 PM। n-1 PM क्या सोचते हुए वैसे तू ऐसा कर रहा है, बस मुझे ये बता। टोटल जितने भी मतलब सीट्स हैं उनमें से जो है एक माइनस करके और फिर उनको अरेंजमेंट करना है, तो P ले लिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अ, इस काम को ना, एक तो पहले ये समझ, ऐसे नहीं करते टोटल में से एक सीट कम करके। हम क्या करते, पहले n में से कोई भी m सीट्स लेते, ठीक है, और फिर उन m-1 को अरेंज करते, मतलब उन m को अरेंज करते, क्योंकि हमारे पास लोग कम है ना। मान ले 20 में से 10 सीट, पहले हमें 20 में से 10 सीट चाहिए और फिर उन 10 सीट पर 10 लोग अरेंज करने हैं, क्योंकि सर्कुलर है तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है, बस तुझे उस काम को करना ऐसे पड़ेगा। n सीधा सीट में से एक कम नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। तो पहले लोगों में से, पहले जितनी सीट्स हैं उसमें से टोटल उतनी सीट सेलेक्ट करेंगे जितने लोग बिठाने हैं। तो जैसे कि 20 लोग, 20 सीट्स थी, 10 लोग बिठाने थे, तो पहले 20 में से वो 10 सीट सेलेक्ट करो और फिर 10 सीट पे 10 लोगों को बैठाने के तरीके, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं है। नॉर्मल केसेस में ये आंसर होता, यहाँ पे क्यों नहीं है आंसर? यहाँ पे इसलिए नहीं है कि देख, एनपीएम, एक सेकंड मिल जाए। देख यहाँ पे ना, क्योंकि सीट्स नंबर्ड हो गई हैं, अगर सीट्स नंबर्ड ना होती तो मुझे सोचना पड़ेगा, 1 मिनट मैं कंफर्मेशन दूंगा अभी तेरे को कौन सा आंसर होना, हो सकता है डीबी हो जाए आंसर। बट खैर अभी तो इस केस में तो है नहीं, क्यों? क्योंकि सीट्स नंबर्ड है ना। तो ये जो तू काम कर रहा है ना, एक सीट को रेफरेंस रखने वाला, ये करने की जरूरत ही नहीं है तुझे। भाई सर्कुलर परमिटेशन की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी ना कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट नहीं होता था, यानी कि रेफरेंस सेट नहीं कर पाते थे। बट जब आपने सीट्स को नंबर ही दे दिया, यानी कि पहले कोई एक सीट नंबर 1 है ना, और जो लास्ट सीट है वो नंबर n है ना, तो अब बन गया सर्कुलर अरेंजमेंट। जैसे ही आपने सीट्स नंबर्ड करी, आपने इसकी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, सर्कुलर अरेंजमेंट वाली जो प्रॉब्लम थी हमारे सामने। तो जैसे ही एज द सीट्स आर नंबर्ड, द गिवन अरेंजमेंट इज लीनियर ओनली। ये एक लीनियर अरेंजमेंट ही बन चुका है। द गिवन अरेंजमेंट इज लीनियर ओनली। इसका मतलब जैसे आपके पास नॉर्मली आप अरेंज करते थे एनपीएम तरीके से, आपको वही आंसर देना चाहिए। n सीट्स है, m लोगों को बिठाना है, npm तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, which should be the answer because this is also a linear arrangement. समझ आई बात? समझा? यस सर। कॉन्सेप्ट वही है। सर्कुलर में नया क्या हुआ जो कि लीनियर में नहीं हो रहा था, वो ये था कि एंडिंग और इनिशियल पॉइंट नहीं पता थे, तो रेफरेंस नहीं पता था कुछ।
और अगर वो रेफरेंस आप सेट कर दो, जो कि कैसे किया जा सकता है, सीट्स को नंबर दे दीजिए आप, तो वो रेफरेंस सेट हो जाएगा, यानी कि अभी नॉर्मल अरेंजमेंट बन जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा हमजा खत्म होता है अरेंजमेंट्स। ये सब कुछ अरेंजमेंट्स के अंदर था, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, लीनियर, सर्कुलर, लीनियर में 4 तरीके, गैप, 4 तरीके नहीं, गैप मेथड, बैंड मेथड तो अलग ही है, और उसके अलावा नॉर्मल अगर हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, सर्कुलर है तो एक कम करके अरेंज करो, अगर बीड्स वाला केस है नेकलेस में या फिर गार्लेंड्स में फ्लावर्स वाला केस है तो फिर आपको डिवाइडेड बाई 2 भी करना होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नहीं है। और जो रूल्स आप बैंड मेथड, गैप मेथड वहां पे पढ़ के आए थे वो वैसे ही एज इट इज यहाँ पे भी लग रहे होंगे, आइडेंटिकल वाला भी एज इट इज सर्कुलर में भी लग रहा होगा। सर्कुलर को खत्म कर देंगे अगर हमने सीट्स को नंबर कर दिया तो। दिस वाज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स। अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब कॉम्बिनेशन हम बेसिक पढ़ चुके हैं, और कॉम्बिनेशन का यूज कैसे कैसे कर सकते हैं वो सब चीजें थोड़ा और पढ़ेंगे, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर सिलेक्शन करनी हो तो वो कैसे करेंगे वो भी समझेंगे। डन। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट टॉप इज ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ एनसीआर, कि हम ज्योमेट्रिकली कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं एनसीआर को, यहाँ पे ये भी समझाया जा रहा है। जैसे कि हमने वो क्वेश्चन किया था हैंडशेक वाला क्वेश्चन, उसमें भी हम क्या कर रहे थे, उसमें भी हम यही कर रहे थे कि हमने एनसीआर की एप्लीकेशन समझी थी कि एनसीआर का काम होता है सिलेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्शन से ही एक हैंडशेक हो रहा है। सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन यानी कि एक हैंडशेक देके जा रहा है। तो वैसे ही ये भी हमने कुछ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस दिखाई हैं। आउट ऑफ एन नॉन कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही हो, उसको कॉनकरेंट बोल देते हैं। तो अगर हमारी लाइंस कॉनकरेंट नहीं है, यानी कि सबके अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट है, और पैरेलल भी नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे इन लाइंस के, वो हमें बताना है। तो बेसिकली बिल्कुल वही एप्लीकेशन है जो वहां पे पढ़ के आए थे। NC2 पॉइंट्स होंगे, कैसे, क्योंकि आपको n लाइंस दी गई हैं, कोई भी 2 लाइन एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देके जाएंगी। लेट्स से L1 से लेके LN तक आपके पास लाइंस है, तो L1 L2 का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, फिर L1 L3 का दूसरा। अगर कॉनकरेंट हो जाती तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खत्म हो जाते हैं, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह जाता फिर सारों का, मतलब जितनी भी लाइंस कॉनकरेंट होती। तो क्योंकि हर दो का कॉम्बिनेशन, हर 2 स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए NC2। सेम सेकंड वाला भी एप्लीकेशन लगानी है, मैं यही ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। दूसरे में कह रहे हैं कि n पॉइंट्स हैं आपके पास, और पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी कि एक ही लाइन में लाई नहीं करते, यानी कि 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, कहना ये चाहते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप मुझे बताइए कितनी बन सकती हैं। तो आपने सोचा कि कितने पॉइंट्स चाहिए मिनिमम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, हमारे पास कितने हैं, 10 है मान लो, तो 10 में से दो दो के कितने पेयर्स आप बना सकते हो, उतनी ही अलग अलग स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। यानी कि अगर n पॉइंट्स दिए गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जानी चाहिए, इसके लिए भी अगेन NC2, because you have to select 2 points out of the given n to form a straight line. समझ आई बात दोनों? Yes, sir. अगर ये समझ आई तो थर्ड कर, पहले तो मुझे थर्ड बता, थर्ड में क्या होगा। तो कुछ कुछ मतलब n और m में प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं n और m की वैल्यू भी दे सकता हूँ तेरे को।
अब n पॉइंट्स है हमारे पास, जिसमें से m कोलिनियर है, कुछ कोलिनियर है। तो कोलिनियर ने क्या करा होगा कि कोलिनियर पॉइंट्स जो थे उनकी वजह से जितनी स्ट्रेट लाइन बनती है वो नहीं बनेंगी। मतलब मान लो 4 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, P1 P2 P3 P4, तो चारों के चारों अब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब उन 4 पॉइंट्स की वजह से आपस में 4C2 लाइंस बनती, बट उन्होंने वो 4C2 लाइंस ना बना के एक ही लाइन बनाई है, अगर वो हो गए कोलिनियर। तो तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे कि अच्छा चलो पहले हम ऐसे सोचते हैं कि n पॉइंट्स हैं अगर टोटल, तो n से स्ट्रेट लाइंस बनती NC2। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो ये m पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हो गए, यानी कि इनकी वजह से जितनी स्ट्रेट लाइंस बन रही होती आपस में वो नहीं बनेंगी अब। इनकी दूसरों के साथ तो बन रही होंगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकी आपस में स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही होगी। यानी कि मैं NC2 में से MC2 माइनस कर दूंगा, बट साथ में +1 भी करूंगा, क्योंकि ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन तो बना रहे हैं, ये वाली जो मैंने ऐड करी है उतनी नहीं बना रहे जितनी बनानी चाहिए थी, बट एक बना रहे हैं। यानी कि टोटल स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी NC2 माइनस MC2, NC2 जो बनती, MC2 जो नहीं बन पाई क्योंकि कोलिनियर हो गए, +1 कोलिनियर की वजह से एक बनी। समझ आई बात? पूछ ले कहीं भी यस कुछ भी सर। पूछ ले। और समझते चलनी है, अभी तुझसे मुझे बहुत सर वो सारी चीजें पॉइंट आनी थोड़ा चाहिए। दोबारा एक और बार बता दीजिए। कौन सा? मतलब आप जो बता रहे थे, जो स्ट्रेट लाइन जो बता रहे थे आप स्टार्टिंग में। तो मैं ये बता रहा था, समझा? एक मिनट रुक जा, चल इसे लिख ले पहले, जगह छोड़ते जानी है सब में आंसर्स लिखने, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमजा, ये ना पूरा नोट कर ले और इनकी जगह छोड़ दे आंसर्स की, ठीक है? हम अगली क्लास में समझेंगे, ये भी आ जाए मैं बात करूंगा इनसे सबसे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो लिख ले आज के लिए पूरा। आज की क्लास तो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है?
Sudden. क्यों हमजा, हो गया ये? यस सर, हो गया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।